सभी बच्चों को नमस्ते। आज हम पिछले व्याख्यान से आगे चलते हैं। पिछले व्याख्यान में हमने व्यंजन संधि के 4 नियम पढ़ लिए थे। आज हम उससे आगे का नियम पढ़ेंगे। नियम 4 हमने डिस्कस कर लिया था, एक बार उसको पुनः याद दिला दूं। नियम 4 था कि मैं के साथ पांच वर्गों का कोई भी व्यंजन अगर संधि करता है तो मैं का परिवर्तन उस व्यंजन के वर्ग का पंचम वर्ण बन जाता है। और यदि मैं के साथ य रे ल व श स है स है क्षेत्र ज्ञ आदि आते हैं, यानी जो वर्गों से इतर जितने भी व्यंजन हैं वो आते हैं, तो वहाँ पर अनुस्वार बन जाता है। ये हमने नियम 4 पढ़ा था। आज हम नियम 5 पढ़ रहे हैं कि यदि तय या द के साथ च छ ज ट ड या लय की संधि होती है तो च में क्रमशः च में आधा च छ च छ ज झ ट ठ ड ढ या ल का पद का आगम हो जाता है। इसको थोड़ा ऐसे समझें। एक उदाहरण लेते हैं, जिसे सत प्लस चरित्र, तो यहाँ पर जो तय है वो हलंत वाला तय है और वो तो लोप हो जाएगा, लेकिन तय के स्थान पर आधा च आ जाएगा। च के साथ होगा तो आधा च आ जाएगा, छ के साथ होगा तो आधा छ के साथ भी आधा च ही आएगा, क्योंकि आधा छ कभी आता नहीं। ज के साथ होने पर आधा ज आ जाएगा, ट के साथ होने पर आधा ट आ जाएगा, ड के साथ होने पे आधा ड आ जाएगा और लय के साथ होने पे आधा लय आ जाएगा। ये इस तरह से आगम हो जाएगा, यानी कि तय या द हमारा लोप हो जाएगा और उसके स्थान पर जिस वर्ण के साथ उसकी संधि हो रही है उसी वर्ण का एक आधा वर्ण और अंदर आ जाएगा। जैसे सत प्लस चरित्र क्या होगा? अब नियम के अनुसार सच्चरित्र, तय का बन गया च आधा, तो ये बन गया सच्चरित्र। और आगे उदाहरण देखते हैं। द का उद प्लस चारण, नियम कहता है कि द का लोप होना है, च से संधि हो रही है तो एक च आधा और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा उच्चारण। अब जगत जननी, तो यहाँ ज के साथ संधि हो रही है तो तय क्या बन जाएगा? आधा ज, तो जगत जननी। अब आगे एक शब्द लें, उज्ज्वल, ज्यादा है यहाँ पर, इसलिए द का तो बन जाएगा ज और शब्द बन जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल ही एक ऐसा शब्द है जहाँ पर 2 ज आधे आते हैं, ज आधा फिर वह पूरा। उज्ज्वल ये इकलौता उदाहरण है जहाँ 2 शब्द 2 ज आधे आते हैं। बाकी एक ज आधा एक पूरा ये तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन 2 ज आधे आना ये उज्ज्वल का ही उदाहरण है। इसी तरह एक शब्द और है सन्यासी। सन्यासी शब्द में भी न 2 आधे आते हैं उसमें। अब अगला एक शब्द है
उदलिखित, तो उद में द लोप हो गया और लिखित से के लय में से संधि हो रही है, तो नियम के अनुसार क्या आ जाएगा, आधा लय और आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, उल्लिखित। उद्लेख स्पष्ट है, उल्लेख, ये पांचवा नियम पूरा हो गया अपना। नियम 6, यदि तय या द के साथ श शरबत वाला या है का की संधि होती है तो क्रमशः चच दद पद निर्मित हो जाएगा। इसको समझे। उद प्लस श्वास, तो द लोप हो गया, श्वास का श लोप हो गया, और द और श के दोनों के लोप होने से यहाँ पे आधा च और आधा छ, नहीं छ तो पूरा ही आएगा, उच्छ्वास बन गया ये। इसी तरह उत प्लस शिष्ट, तो तय भी लोप हो गया और श का भी लोप हो गया, तो क्या बन गया ये, उच्छिष्ट। उद प्लस हरण, है भी नियम में है हमारे, तो उद का द और हरण में से है, ये दोनों मिलकर बन जाएंगे दद्ध, उद्धरण, ये बन गया उद्धरण। फिर अगला एक शब्द हम फिर देखते हैं, उद प्लस हार, तो देखो क्या हो गया, उद्धार। नियम ये कहता है कि तय या दय के साथ श या है का संयोग होता है, यानी संधि होती है, तो क्रमशः चच दध पद निर्मित हो जाते हैं। ये नियम 6 यहाँ पूरा होता है। नियम 7, यदि छोटी या ऊ से समाप्त होने वाले पद का संयोग स सड़क वाले के साथ होता है तो वह श षटकोण का बन जाता है। अब देखें, यदि छोटी या छोटा ऊ से समाप्त होने वाले पद, जैसे परी, परी में छोटी ई से समाप्त हो गया, परी प्लस सद, ये क्या बन गया, द में हलंत है भाई, परिषद। नी प्लस साद, ये क्या बन गया, निषाद। वी प्लस सम, विषम। इसी तरह से छोटा उसका भी एक शब्द देखते हैं, युधि प्लस स्थिर, क्या हो गया ये, युधिष्ठिर। सु प्लस स्मिता, सुष्मिता। भाई सर आधा है यहाँ पर सड़क वाला स्मिता में, तो षटकोण वाला भी आधा ही है। अगर पूरा होता तो ये भी पूरा होता। इसी तरह युधि प्लस स्थिर, यहाँ भी सड़क वाला आधा है तो षटकोण वाला भी आधा आएगा। अगर सड़क वाला पूरा है तो षटकोण वाला भी पूरा आएगा, ये ध्यान रहे। अब हम नियम 8 में चलते हैं। मूर्धन्य श षटकोण वाले को हम मूर्धन्य श कहते हैं, स शरबत वाले को हम दंतव्य श कहते हैं, और स सड़क वाले नहीं तालव्य, स शरबत वाले को तालव्य कहते हैं, षटकोण वाले को मूर्धन्य कहते हैं, स सड़क वाले को दंतव्य स कहते हैं। तो अलग अलग नाम है इनके, लेकिन अभी आप लोग जरा भ्रमित हो जाओगे तो मैं इनको षटकोण, शरबत और सड़क इस तरह से बोलूँगा ताकि आप समझ जाएं। षटकोण वाले श, आधा षटकोण वाला श के उपरांत यदि तय या थ व्यंजन आते हैं तो ये व्यंजन क्रमशः ट या ठ में बदल जाते हैं। इसको समझे, देखें। आकृष प्लस तय, ये हो गया आकृष्ट। इश हलंत वाला है, प्लस तय
हो गया इष्ट। श्री सृष्टि ये हो गया सृष्टि। शश प्लस थ ये हो गया षष्ठ। नीम भी ये कहता है, थ आता तो टैब ठ बन जाता है, त आता तो ट बन जाता है। ये नियम 8 पूरा हो गया। अब चलते हैं हम नियम 9 में। यदि पूर्व पद के अंत में छोटी ई, री, र, से षटकोण का और बाद वाले पद में न हो तो उसके संधि बनने में न ण में बदल जाएगा। जैसे समझे, कृष हलंत वाला श, षटकोण का श में हलंत है, प्लस न तो क्या हो गया ये कृष्ण। कृष प्लस न क्या हो गया कृष्ण। न में बदल गया। प्री प्लस नाम परिणाम। परि प्लस न परिणय। प्र प्लस आंगन प्रांगण। प्र प्लस आन प्राण, यानी न यहाँ पर ण बन गया। भू प्लस शन षटकोण वाला शन ये हो गया भूषण भूषण। अब चलते हैं नियम 10 की तरफ। दुस सड़क वाला, दुस एवं निस सड़क वाला उपसर्ग के साथ स अथवा तय की संधि होती है तो किसी भी प्रकार का विकार पैदा नहीं होता है। ये संधि नहीं है, एक तरह से ये संयोग ही है। जैसे आधा स, जैसे देखिए एक उदाहरण ले लेते हैं। दुस प्लस तर, कोई चेंज ही नहीं हुआ, इनमें कोई परिवर्तन ही नहीं आया। दुस्तर जैसा लिखा है दोनों पदों में, जुड़ने के बाद में वो वैसा का वैसा ही दिख रहा है। दुस हलंत लगा हुआ है प्लस तर, तो यहाँ पर आधा स हो गया दुस्तर। दुस्साध्य दुस्साध्य। निस्तेज निस्तेज। निस्सहाय निस्सहाय। निस्वार्थ निस्वार्थ। निस्संदेह निस्संदेह। कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ। दुस और निस उपसर्ग के साथ अगर स और तय की संधि होती है तो कोई विकार पैदा नहीं होता, यह संधि नहीं कहलाएगी, यह एक तरह से संयोग ही होगा। तो ये भी एक नियम है, ध्यान रहे। कभी कभार परीक्षा में इसको पूछ ले और आपसे पूछ ले कि इसका संधि कीजिए या संधि विच्छेद कीजिए, तो आप सोचेंगे यार बदलाव तो आ ही नहीं रहा है। तो हमें ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं। दुस एवं निस उपसर्ग के साथ च, छ या श शरबत का संयोग होता है, यानी संधि होती है, तो ये क्रमशः दुष्य एवं निश्चय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। एक उदाहरण लें। दुस प्लस चरित्र, स यहाँ पर सड़क वाला है, अब ये क्या बन गया भाई दुष्चरित्र। दुस प्लस शासन दुशासन, यानी कि ये दुस और निस जो है यहाँ पर स शरबत का बन जाता है। यहाँ पर निस प्लस छल निश्छल। निस प्लस चित निश्चित, यानी कि स सड़क वाला यहाँ पर श शरबत का बन जाता है। दुस और निस उपसर्ग के साथ आता है तो संधि होने पर। फिर अगला नियम 12 देखें। ये दुस और निस के साथ उपसर्ग के साथ ही क, प या फ की अगर संधि होती है तो यहाँ पर ये क्या बन जाते हैं दुष। दुष यानी षटकोण वाला श के साथ दुष एवं निश। तो इसको देखें, दुष प्लस कर दुष्कर, दुष प्लस काल दुष्काल। इसी तरह निस प्लस प्रयोजन निष्प्रयोजन, यानी दुष और निस उपसर्ग के साथ क, प या फ की संधि होती है
तो ये दुष एवं निश के रूप में बदल जाते हैं। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। निस प्लस फल निष्फल, निस प्लस पाप निष्पाप, निस प्लस प्रयोजन निष्प्रयोजन। यानी कि कै का उदाहरण भी आ गया, पै का भी आ गया और फै का भी आ गया। एक फै का देखते हैं, देखें। निस प्लस फल निष्फल आ गया उदाहरण। पै का देख लेते हैं, निस प्लस पाप निष्पाप, पाप पै का आ गया, कै का पहले देख लिया था। अब देखते हैं कि अगला नियम क्या कहता है। नियम है 13 नंबर का, व्यंजन संधि का ही। यदि पूर्व पद में स्वर से अंत हो, स्वर से अंत कैसे हो, या तो स्वर की मात्रा हो या स्वयं स्वर हो। और मात्रा किसकी होती है भाई, ऐसे इतर सारे स्वरों की मात्राएं होती है। तो स्वर के से अंत हो और बाद वाले पद के आरंभ में छत्री वाला वर्ण हो, तो इन दोनों की संधि होने पर छ से पूर्व च का आगमन हो जाता है। और च भी कौन सा, आधा, मतलब च यहाँ पर आ जाता है, आधा च हो जाता है, तो का आगमन हो जाता है। इसे एक उदाहरण से समझें। आ प्लस छन, तो यहाँ पर नियम क्या कह रहा है, आ यथावत रहेगा, छन यथावत रहेगा, लेकिन छ छत्री का वर्ण है यहाँ पर, तो आधा च यहाँ पर जादू से आ जाएगा, न जाने कहाँ से आ जाएगा। वो क्यों आ जाएगा भाई, इसलिए आएगा, जादू वादू नहीं है, ये नियम है कि छह वर्ग का पहला अक्षर आधा बन के यहाँ पर आ जाएगा। छह वर्ग का पहला अक्षर च है, वो आ जाएगा। तो आ यथावत रहेगा, छन यथावत रहेगा, और आगम किसका हो जाएगा, आगमन का मतलब हो तो आ जाना, उसमें प्रवेश कर जाना संधि बनने पर। तो ये हो गया आच्छन। अब ये अगला और शब्द देखें, आ प्लस छादन, तो ये हो गया आच्छादन। अनु प्लस छेद अनुच्छेद, प्रति प्लस छवि प्रतिच्छवि, प्रति प्लस छाया प्रतिच्छाया, स्व प्लस छंद स्वच्छंद। आई बात समझ में कि यदि पूर्व पद का अंत स्वर से हो या स्वर की मात्रा से हो और उत्तर पद में छह वर्ण आता हो, तो छह वर्ण का पहला अक्षर अर्थात च आधा का आगम हो जाता है संधि में। तो आ प्लस छन, तो च आधा आ गया, आच्छन्न हो गया। अब हमारी इस व्यंजन संधि का 14वां नियम कहता है कि यदि सम उपसर्ग के साथ क्री धातु से बने शब्दों का योग या संधि हो, तो उनके मध्य स सड़क वाला आधा का आगमन हो जाता है। उदाहरण देखें, सम उपसर्ग हो रहा है तो सम तो आएगा ही आएगा भाई, प्लस करण यानी क से बने हुए शब्द या क्री से बने हुए शब्द, यानी कि कै से बने हुए शब्द ही होंगे उत्तर पद में। सम प्लस करण और आएगा क्या इसमें, आधा स सड़क वाला, तो ये क्या हो गया, संस्करण। सम प्लस कार, तो ये क्या हो गया, संस्कार। नियम ये कहता है, मैं यहाँ पर बिंदी के रूप में ऊपर अनुस्वार बन गया, इसलिए संस्कार हो गया। क्यों संस्कार हो गया, क्योंकि यहाँ पंचम वर्ण नहीं है, पंचम वर्ण का नियम हो गया खारिज, क्योंकि स के ऊपर शुद्ध अनुस्वार ही लगता है, तो संस्कार ही हो गया ये। सम प्लस कृति संस्कृति, सम प्लस कृत संस्कृत।
इसी के अनुसार अगर परी उपसर्ग के साथ भी, अगर ये इसी नियम की बात कर रहे हैं, इसी नियम के अंतर्गत है कि परी उपसर्ग के साथ भी अगर क्री धातु से बने शब्दों का योग होता है तो उनके मध्य में शेष षटकोण का आधा आ जाता है। अब कैसे आता है, देखें, एक शब्द देखें, परी प्लस करण, पहले था सम उपसर्ग, अब है परी उपसर्ग, परी प्लस करण, और आएगा क्या इसमें, आधा शेष षटकोण का, तो क्या हो गया, परिष्करण। परी प्लस कार, परिष्कार, परी प्लस कृता, परिष्कृता, प्री प्लस कृति, परिष्कृति। ये नियम पूरा हुआ। तो अब चलते हैं नियम 15 पर। संस्कृत के अनेक शब्दों में के अंत में न हलंत वाला आता है और संधि होने पर प्राय यह न विलुप्त हो जाता है। जैसे नियम इतना सही है कि न के साथ, हलंत वाले न के साथ, यानी कि आधे न के साथ समाप्त होने वाले संस्कृत के वे शब्द जब किसी अन्य शब्द या पद के साथ जुड़ते हैं, संधि करते हैं, तो न का लोप हो जाता है। एक शब्द का उदाहरण देखते हैं, आत्मन प्लस हंता, तो ये क्या हो गया, आत्महंता। आत्मन प्लस विश्वास, आत्मविश्वास, ये शब्द तो खूब सुना होगा आप लोगों ने, आत्मविश्वास। विद्यार्थिन प्लस वर्ग, विद्यार्थी वर्ग। मंत्रिन प्लस मंडल, मंत्रिमंडल। प्राणिन प्लस शास्त्र, प्राणी शास्त्र। राजन प्लस आज्ञा, राजाज्ञा। युवन प्लस राज, युवराज। यानी न का लोप हो गया। अब नियम 16, दुर तथा निर उपसर्ग के साथ जुड़ने वाले शब्द या शब्दांश के आरंभ में यदि र होता है तो दुर तथा निर क्रमशः दु और नी रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे दुर और निर के बाद में र आता हो, उत्तर पद में र आता हो। जैसे देखें, समझे, एक शब्द दुर, र, दुर है, शब्द है ये यहाँ पर उपसर्ग, प्लस राज, र आना है, तो ये क्या हो गया, दूराज। यहाँ पर छोटा दुर है, वो भी बड़ा हो गया, दू, दू हो गया, दू। और जो निर में छोटा नी होता है वो क्या हो जाएगा, नी, बड़ा, नी। देखिए, निर प्लस रस, नीरस। निर प्लस रोग, नीरोग। निर प्लस रव, नीरव। समझ में आई ये बात कि दुर तथा निर उपसर्ग के साथ जुड़ने वाले शब्दों में अगर र होता है तो दुर तथा निर क्रमशः दू और नी में बदल जाते हैं। क्योंकि दुर्राज तो हो नहीं सकता था, इसलिए दूराज हो गए। यहाँ पे निर प्लस रव, निर्रव हो नहीं सकता था, इसलिए यहाँ नियम के अनुसार नीरव हो गया है। चलो, तो आज हम व्यंजन संधि को समाप्त करते हैं और व्यंजन संधि के नियम 17वां जो, उसको हम पूरा करते हैं आज, और नियम और व्यंजन संधि को आज यहीं ख़त्म करेंगे। अहन, अहन यानी दिन। अहन शब्द का अर्थ होता है दिन। शब्द के योग से भी हिंदी में अनेक शब्द बनते हैं। यदि इनमें से जुड़ने वाले शब्द के आरंभ में र आता हो तो ये अहो बन जाता है, अन्यथा अहर बनता है। समझें इसको, अहन प्लस रात्रि, अहोरात्र। अहन प्लस निशा, अहरनिश। यहाँ पे अहरनिश, निश
दिशा यहाँ पर निशी बन गया, और रात्रि यहाँ रात्र ही रह गया। ये शब्द थोड़ा आप लोगों को परेशान कर सकता है कि सर ऐसे कैसे होगा, तो इसको एक बार पुनः समझाता हूँ। अहन शब्द के साथ हिंदी के जितने भी शब्द जुड़ते हैं, इन जुड़ने वाले शब्दों में अगर प्रारंभ में र आता है तो ये अहो बन जाता है, अन्यथा अहर बन जाता है। बस इतना सा याद रखें। और आज ये संधि का यानी कि व्यंजन संधि का हम यहाँ समापन करते हैं। अब हमारी संधि के इस अध्याय में केवल विसर्ग संधि बचेगी, वो हम अगले व्याख्यान में पूरा करेंगे।